गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक रहेगा अफेक्टिंग फैक्टर्स टू लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, ग्रामीण बस्तियों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे हमने पहले इस बस्तियों वाले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा है कि ग्रामीण बस्तियां क्या हैं, उनके टाइप्स किस प्रकार के हैं या किस प्रकार के अलग अलग उनके टाइप्स हैं। और आज हम जो पढ़ रहे हैं कि इनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। अवस्थिति का मतलब क्या है कि वो जो ग्रामीण बस्तियां हैं कि वो कहाँ कहाँ पर अवस्थित हैं, और पर्वतीय क्षेत्रों में हैं, पठारों में हैं, मैदानों में हैं, मरुस्थलों में है, मतलब कहाँ पर है, इस चीज़ का क्या हम अध्ययन इसके अंदर कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए, धरातल पर ग्रामीण बस्तियों का वितरण एक समान नहीं है। ग्रामीण बस्तियों की अवस्थिति को विभिन्न प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं, जिन्हें मुख्य दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है फिजिकल फैक्टर और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर्स। तो जो भौतिक कारक हैं, हम पहला पढ़ेंगे भौतिक कारक या फिजिकल फैक्टर। मानवीय बस्तियों को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों में जल की उपलब्धता, भूमि या धरातल, उच्च भूमि के क्षेत्र, भूगर्भीय संरचना, मृदा, जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति आदि क्या है इसमें शामिल हैं। यानी सारे के सारे क्या है, प्राकृतिक नेचुरल एलिमेंट्स हैं। ये ग्रामीण बस्तियों की अवस्थिति को क्या है प्रभावित करने वाले कारक हैं, तत्व हैं। तो इसके अंदर हम पहले पढ़ रहे हैं, जैसे अब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर्स, जल की उपलब्धता। देखिए, जल की उपलब्धता किस प्रकार से दुनिया के किसी भी प्रदेश में बस्तियों को प्रभावित करती है कि आमतौर पर ग्रामीण बस्तियां जल स्रोतों जैसे नदियों, झीलों एवं झरनों के समीप स्थित होती हैं, क्योंकि वहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कभी कभी जल की ज़रूरत लोगों को अन्यथा असुविधाजनक स्थानों जैसे दलदल से घिरे द्वीपों अथवा निचले क्षेत्रों में स्थित नदी किनारों पर बसने के लिए मजबूर करती है। कहने का मतलब है कि जहाँ पर जल की अच्छी सुविधाएँ हैं वहाँ पर क्या है बस्तियाँ आसानी से बस जाती हैं, और जहाँ पर जल की सुविधाएँ सही नहीं हैं वहाँ पर क्या है बस्तियाँ एक तरह से कम बसती हैं। अधिकांश जल आधारित नम बिंदुओं बस्तियों में पीने, खाना बनाने, वस्त्र धोने आदि के लिए जल की उपलब्धता जैसे अनेक लाभ क्या है प्राप्त होते हैं। यानी जहाँ पर जल बहुत ज़्यादा है वहाँ पर जल की उपलब्धता ज़्यादा ही रहती है। कृषि भूमि की सिंचाई के लिए नदियों और झीलों का उपयोग किया जा सकता है। इन्हीं जल स्रोतों से वहाँ के निवासी भोजन के लिए मछली पकड़ते हैं तथा नदियाँ एवं झीलों का प्रयोग जल यातायात के लिए भी करते हैं। यानी जल जहाँ पर उपलब्ध है वो मानव बस्तियों को क्या है एक तरह से उनके बसाव को क्या है निर्धारित करता है। जिन क्षेत्रों में सरफेस वाटर, स्थलीय जलों में हम क्या क्या शामिल करते हैं, जैसे तालाबों के अंदर पानी है, कोई झील है, नदियाँ हो सकती हैं, नहरें हो सकती हैं बड़ी, जैसे पनामा नहर है, सवेज नहर है, तथा भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर दोनों ही उपलब्ध नहीं हैं। जिन प्रदेशों में ये दोनों ही उपलब्ध नहीं है कि अंडरग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर, तो वहाँ क्या है बस्तियाँ नहीं बसती। यही कारण है कि थार मरुस्थल है, अरब, सहारा व गोबी जैसे जो मरुस्थल हैं इन प्रदेशों के अंदर, वो मानव बस्तियों के लिए क्या एक तरह से क्या है प्रतिकूल हैं। यानी वहाँ पर बहुत ही कम मानवीय बस्तियाँ बसती हैं। इसका एक अपवाद भी है। देखिए, जैसे अभी हमारी बुक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि जहाँ अधिक वर्षा वाले इलाकों की में आवश्यकता से अधिक जल एकत्रित होने से बाढ़ का खतरा बना रहता है, वहाँ पर बस्तियाँ कम होती हैं। भारत में खादर प्रदेश, यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पर क्या है बस्तियाँ कम बसती हैं। जैसे भारत में खादर प्रदेश मतलब वो प्रदेश, भारत में खादर प्रदेश क्या है कि वो प्रदेश जहाँ पर नदियों के बाढ़ का जल क्या है प्रतिवर्ष पहुँचता है। यहाँ पर नवीन मिट्टी बसती रहती है इस खादर प्रदेश में। ऐसे ही इसने एक एग्जाम्पल और दिया है दिवाकर जी ने कि फ्रांस के चूना जल क्षेत्र में अधिक जल होते हुए भी बस्तियाँ सघन होने के स्थान पर क्या है प्रकीर्णन है, परिक्षिप्त बस्तियाँ हैं, दूर दूर मिलती हैं। उसके बाद में है लैंड और सरफेस। मनुष्य बसने के लिए उस जगह को चुनता है जहाँ की भूमि खेती के लिए उपयुक्त व उपजाऊ हो। यूरोप में दलदली क्षेत्र में निचले क्षेत्र में बस्तियाँ नहीं बसाई जाती, जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के निम्न भागों में तटवर्ती मैदानों के निकट क्या है बस्तियाँ ज़्यादा बसाते हैं। ऐसी भूमियाँ क्या है नम चावल, वेट राइस की खेती के लिए क्या है सहायक होती है। किसी भी क्षेत्र में प्रारंभिक आदिवासी एवं उपजाऊ एवं समतल क्षेत्रों में क्या है बसते थे। अगर हम विभिन्न जो सभ्यताओं की बात करें
जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है या और भी बहुत सारी सभ्यताएं हैं, तो उनमें क्या है कि जो लोग जो बसे थे प्रारंभिक जो चरण में, जो मानव बसा पृथ्वी पर, वो क्या है नदी घाटियों के आसपास ही क्या है हुआ माना गया है। इस प्रकार के क्या है एविडेंस हमारे ऐतिहासिक तौर से क्या है मिलते हैं। ब्रुंस के शब्दों में सघन ग्रामीण बस्तियां कृषि योग्य भूमि पर विकसित होती हैं। सघन एकत्रित जो बस्तियां हैं, संयत बस्तियां भी जो बोलते हैं, जैसे हमने टाइप्स हमने पढ़े थे, ये कहाँ पर क्या है, ये उपजाऊ कृषि योग्य जो भूमियाँ वहाँ पर बसती हैं। जबकि जो पर्वतीय या पठारी जो प्रदेश है दुनिया के, वहाँ पर क्या है प्रकीर्णन बसाव मुख्य रूप से क्या है वहाँ पर मिलता है। बलास महोदय ने भी ऐसे विचार प्रकट किए हैं, जो फ्रांस के भूगोलवेता रहे हैं बलासी। निष्ठित बस्तियाँ उन प्रदेशों में सबसे अधिक होती हैं जहाँ पर कृषि भूमि इतनी विस्तृत हो कि उस पर निरंतर कृषि की जा सके। निष्ठित बस्तियाँ, जैसे हमने टाइप्स जो पढ़ा था, सघन बस्तियाँ, एकत्रित बस्तियाँ, संयत बस्तियाँ जो थी कि बहुत ज़्यादा जो सघन होती हैं, आपस में मकान विष्टे होते हैं, इस प्रकार की बस्तियों में। बलास के अनुसार क्या है, जहाँ पर कृषि भूमि अधिक विस्तृत होती है वहाँ पर क्या है इस प्रकार की जो बस्तियाँ हैं क्या है मिलती हैं। परिक्षिप्त बस्तियाँ पर्वतीय क्षेत्रों के विच्छेद धरातल, ब्रोकन रिलीफ, टूटा हुआ धरातल होता है, क्योंकि नदी नालों द्वारा क्या है उसको जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं उसको बांट दिया जाता है, तो उसको ब्रोकन रिलीफ बोलते हैं। यानी इस प्रकार की जो परिक्षिप्त बस्तियां हैं पर्वतीय प्रदेशों के विचित्र धरातल से क्या है संबंधित हैं। यही कारण कि भारत के उत्तरी मैदान में निष्ठित बस्तियां पाई जाती हैं, जबकि नेपाल और भूटान में कच्चे छप्पर ही मिलते हैं। इसी प्रकार जो भौतिक तत्व हैं उसमें एक है उच्च भूमि के क्षेत्र। बस्तियां बसाने के लिए मनुष्य ऊंचे क्षेत्रों को इसलिए चुनता है क्योंकि वहाँ पर बाढ़ के समय होने वाले नुकसान से बचा जा सके, क्योंकि ऊंचाई पर क्या है बाढ़ का जल नहीं आ पाएगा और मकान व जीवन क्या है सुरक्षित इससे हो सकता है। नदी घाटी के निम्न भाग में बस्तियां हमेशा क्या है नदी वेदिकाओं एवं तटबंधों पर बसाई जाती हैं। तटबंध मतलब नदी के जो फिजिकल ज्योग्राफी में हमने पढ़े थे पहले, नदी के किनारे होते हैं जो काफ़ी क्या है एक बार ऊंचे होते हैं, क्योंकि ये भाग क्या है ड्राई पॉइंट्स होते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों के दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान पिलर्स या स्तंभों पर क्या है स्टिल्ट्स पर क्या है बनाते हैं, जिससे कि बाढ़ एवं कीड़े मकोड़ों से बचा जा सके। इसी प्रकार हमारे जो प्राकृतिक तत्वों में अन्य है, आप देखिए स्तंभी मकान क्या है दिखाए गए हैं कि नीचे से पिलर खड़े कर रखे हैं, ऊपर जो क्या है छत इन्होंने क्या है अपना जो फर्श है वो बना रखा है, उसके ऊपर क्या है इनकी छत है। तो इसमें देखिए जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भूगर्भीय संरचना। भूगर्भीय संरचना आर्थिक महत्व के खनिजों के वितरण द्वारा बस्तियों को प्रभावित करती है। जिन स्थानों पर खनिज पाए जाते हैं वहाँ पर श्रमिकों के बसने की वजह से ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियाँ बस जाती हैं। कहने का मतलब है कि ग्रामीण या जो नगरीय बस्तियाँ हैं, अगर कोई भूगर्भीय दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण स्थान है तो वहाँ पर क्या है इस प्रकार की बस्तियाँ क्या है बस जाती हैं। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है हमारी बुक के अकॉर्डिंग कि ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीप भारत में पाए जाने वाले सोने की जो खानें हैं और अलास्का और ग्रीनलैंड के खनिज प्रदेशों में अस्थायी बस्तियाँ मिलती हैं। यानी कहने का मतलब साफ है कि बस्तियाँ के वितरण को प्रभावित करने के लिए या उनकी स्थिति को प्रभावित करने के लिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिजों का भी क्या है विशेष स्थान है। उसके बाद में मृदा है। मानवीय बस्तियों को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तत्वों में मिट्टी को विशेष स्थान दिया गया है। भारत के उत्तरी मैदान के विस्तृत क्षेत्र पर नदियों द्वारा निक्षेपित उपजाऊ काफ मिट्टी है। यानी अगर हम मृदा की बात करें तो ये कह सकते हैं कि जहाँ पर दुनिया के किसी भी प्रदेश में अगर उपजाऊ मिट्टियाँ मिलती हैं तो वहाँ पर क्या है मानव बस्तियाँ बस जाती हैं, सघन मानव बस्तियाँ क्या है बस जाती हैं। इसका कारण यह है कि मानव बस्तियों को क्या है इसे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। अगर उपजाऊ मिट्टी है तो यहाँ पर कृषि खूब होती है, प्राय सघन बस्तियाँ पाई जाती हैं। इसका प्रदन अपेक्षाकृत कम होता है और यहाँ पर स्थायी बस्तियाँ बसी हुई हैं। बिल्कुल सिंपल है ये कि गंगा यमुना दोआब जैसे मैंने पहले बताया था कि दो नदियों के बीच के जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं दोआब बोलते हैं। गंगा यमुना दोआब में बड़ी ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा कच्चे घरों की छोटी बस्तियाँ अधिक हैं। खादर नई मिट्टी का क्षेत्र है जहाँ वर्षा ऋतु में प्राय बाढ़ आ जाती है। जैसे मैंने आपको अभी इस वीडियो में पहले बताया कि खादर क्या है वो प्रदेश जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुँचता है, ऐसे प्रदेशों को खादर प्रदेश बोलते हैं। अतः वहाँ पर मानव बसाव कम तथा बस्तियाँ प्राय अस्थायी होती हैं। एक बांगर शब्द भी आता है हमारे भूगोल में। बांगर का मतलब है कि ऐसे प्रदेश जहाँ पर नदियों के बाढ़ का जल प्रतिवर्ष नहीं पहुँचता, यानी वहाँ की मिट्टी क्या है कम उपजाऊ होती है, नवीन मिट्टी वहाँ पर नहीं बस पाती। इस प्रकार के टर्म का ध्यान रखें जो टर्मिनोलॉजी है। दक्षिण भारत में भूमि पथरीली तथा मिट्टी कम उपजाऊ है, जिसके कारण यहाँ
वहाँ मानव बसाव तथा बस्तियों को कम प्रोत्साहित ये क्या है करती है। हिम नदियों से प्रभावित मिट्टी भी कम उपजाऊ होती है और वहाँ पर क्या है बस्तियाँ कम पाई जाती हैं। कश्मीर, नेपाल, भूटान में कम बस्तियों का एक बड़ा कारण क्या है, हिमालयी मिट्टियों का विस्तार है। एक तरह से मिट्टियाँ वहाँ पर क्या है एक तरह से बहुत ही कम है, ये कह सकते हैं। चीन की हवांगो नदी, चांगजियांग आदि नदी घाटियों में यूरोप के उत्तरी फ्रांस से यूक्रेन तक, इटली की पो डेल्टा, फ्रांस के रोन क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी घास के मैदान है भाई, तथा दक्षिण अमेरिका के कैंपास तथा पंपास की उपजाऊ मिट्टी, ये भी घास के मैदान है। कैंपास और पैम्पास की उपजाऊ मिट्टी में क्या है सघन बस्तियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद में है भौतिक कारकों के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर है क्लाइमेट। क्लाइमेट का क्या है देखिए, अनुकूल जलवायु बस्तियों के विकास तथा विस्तार को प्रभावित करती है, जबकि विषम प्रतिकूल जलवायु बस्तियों के विकास में क्या है बाधा बनती है। यानी कह सकते हैं कि अगर अच्छी जलवायु हो तो वहाँ पर मानवीय बस्तियाँ क्या है ज़्यादा बसती हैं। जैसे हम देखते हैं तटीय प्रदेश हैं दुनिया के, या और अच्छी जलवायु के प्रदेश हैं इसी प्रकार से तटीय भागों के साथ साथ। यानी कहने का मतलब है कि प्रतिकूल जलवायु बस्तियों के विकास में बाधा बनती हैं। अति शीत बहुत यानी ज़्यादा शीत, अति शुष्क ज़्यादा बहुत ही शुष्क, या अति उष्ण एवं आर्द्र जलवायु मानव बसाव तथा मानवीय बस्तियों के लिए अनुकूल नहीं होती। यानी ज़्यादा ठंड भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा आर्द्रता भी नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की स्थितियाँ पाई जाती हैं किसी भी प्रदेश में दुनिया की, तो क्या है वो मानवीय बस्तियों को कम क्या है प्रोत्साहित करती हैं। अनुकूल दशाएं वहाँ पर क्या है कम पाई जाती हैं। इसी आधार पर कुमारी सेम्पल ने कहा है, ये भूगोलवेत्ता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा इनके बारे में, निश्चयवाद की विचारधारा में इन्होंने काफ़ी कुछ लिख रखा है कुमारी सेम्पल जी ने। जलवायु मानवीय बसाओं की सीमाओं को निर्धारित करती है। इसके विपरीत सामान्य जलवायु वाले प्रदेशों में सघन बस्तियाँ पाई जाती हैं। तापमान तथा आर्द्रता जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो मानव की स्वास्थ्य, उसकी शक्ति, उसके क्रियाकलाप पर प्रभाव डालते हैं। इन चीज़ों का मानवीय बस्तियों पर भी क्या है प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार है सूर्य के संदर्भ में अगर हम बात करें बस्तियों की, देखिए शीतोष्ण तथा शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में मनुष्यों को धूप की आवश्यकता पड़ती है। अतिरिक्त धूप का प्रभाव पशुओं और वनस्पति पर भी पड़ता है। बस्तियों का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि अधिकतम धूप क्या है प्राप्त हो सके। ठंडे प्रदेशों में विशेष तौर से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थिति इसकी क्या है विपरीत होती है, वहाँ धूप से बचने के लिए बस्तियों का निर्माण किया जाता है। कहने का मतलब है शीत प्रदेशों में स्थानों पर जो बस्तियाँ बनाई जाती है ऐसी उनके गेट या उनकी जो विंडो है इस प्रकार से क्या है रखी जाती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है धूप उनको मिल सके। और जबकि जो हमारे उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश हैं वहाँ पर क्या है इसके विपरीत क्या है स्थिति पाई जाती है मानवीय बस्तियों के संदर्भ में। शीतोष्ण कटिबंध में ढाल पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पर्वतीय इलाकों में सूर्य की दृष्टि से दो ढाल माने गए हैं, एक धूपधार ढाल होता है और एक छायाधार ढाल। हिमालय तथा आल्प्स की दक्षिण ढलानों पर सूर्य की किरणें उत्तरी ढलानों की अपेक्षा अधिक चमकती हैं। जैसे हमारी तरफ जो हिमालय की जो ढालें हैं दक्षिण ढालें मानी जाती हैं क्योंकि यहाँ पर मानव बसाव काफ़ी पाया जाता है। इसके विपरीत जो हिमालय है वहाँ पर क्या है एक तरह से सूर्य की किरणें ज़्यादा नहीं जा पाती, विपरीत ढाल है। अतः वे क्या है धूपधार ढलान है और वहाँ पर क्या है अधिक बस्तियाँ बसी हुई हैं। इसी तरह नेचुरल वेजिटेशन है, इसके अंदर देखिए क्या है ग्रामीण बस्तियाँ मुख्य कृषि पर निर्भर करती हैं और कृषि के लिए वन प्रदेशों की अपेक्षा घास स्थल क्या है उपयुक्त रहते हैं, इसलिए ग्रामीण बस्तियाँ घास के मैदानों में अधिक पनपती हैं। ऐसे भूभाग पशुपालन के लिए क्या है उपयुक्त होते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो दुनिया के घास स्थल हैं, जैसे हमने अभी प्रेरी का जिक्र आया, इसके अंदर कैंपास का आया है, वेल्ड है, ठीक है ना, इस बहुत सारी एक तरह से घास भूमियाँ हैं दुनिया के अंदर। वहाँ पर जनसंख्या क्या है ज़्यादा, एक तरह से इन प्रदेशों के अंदर क्या है मानव बसाव के लिए वन प्रदेशों की अपेक्षा क्या है मानव बस्तियों के लिए अनुकूल दशाएँ हैं। इसी प्रकार क्या है बिल्डिंग मटेरियल्स, मनुष्य अपनी बस्तियाँ वहाँ बसाता है जहाँ आसानी से लकड़ी, पत्थर आदि प्राप्त हो सकें। प्राचीन गाँव को वनों को काटकर बनाया गया था क्योंकि वहाँ लकड़ी पहले बहुत ज़्यादा थी। चीन के लोएस्ट क्षेत्र, लोएस्ट मतलब चीन का जो लोएस्ट प्रदेश है, यहाँ पर ऐसी मिट्टी के कण पाए जाते हैं जिनके अंदर परतें नहीं होती। यानी दुनिया के अन्य मरुस्थलों से उड़ी हुई धूल लोएस्ट प्रदेश के अंदर पाई जाती है और ये भूगोल में बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है लोएस्ट क्षेत्र। चीन के लोएस्ट क्षेत्र में वहाँ के निवासियों कंदराओं में मकान बनाते थे एवं अफ्रीका के सवाना प्रदेश में कच्ची ईंटों के मकान बनते थे, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों के एस्किमो हिमखंड से अपने इग्लू का निर्माण करते हैं। जैसे हमने पहले वाली वीडियो में अभी देखा, इसके अंदर पढ़ा है। उसके बाद में मानवीय कारक,
बस्तियों के निर्माण तथा विकास में प्रकृति के अतिरिक्त मनुष्य का भी बड़ा रोल है। मानवीय कारकों में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण क्या है, महत्वपूर्ण है, जिनका वर्णन क्या हम कर रहे हैं यहाँ पर देखिए। पहला है ह्यूमन नेचर। मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह हमेशा अपने परिचित व्यक्तियों के बीच रहना चाहता है। यह समूह उसका परिवार, जाति या सहकर्मियों का किसी का भी हो सकता है। मानव की समूह में रहने की प्रवृत्ति बस्तियों को क्या है, जन्म देती है। यानी मानवीय स्वभाव भी बस्तियों की लोकेशन के अंदर महत्वपूर्ण रोल निभाता है। उसके बाद में है कास्ट ट्रेडिशंस। इसके अंदर क्या देखिए, अलग अलग जातियों के बसाव अलग अलग होते हैं। गाल, जर्मन, स्लाव आदि जातियों की बस्तियों में भिन्नताओं का कारण जातीय भिन्नता ही है, क्योंकि विभिन्न जातियों की विभिन्न धार्मिक परंपराएं होती हैं। और हम अगर भारत की बात करें, भारत में भी ग्रामीण बस्तियों में अनेक जातियों के लोग रहते हैं और उनकी परंपराएं भी क्या एक दूसरे से अलग हैं। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में विभिन्न जातियां निवास करती हैं और उनके विभिन्न समुदाय हैं, जैसे जाट, ब्राह्मण, बनिए, अहीर, गुज्जर। गांव में जिस समूह के लोग अधिक होते हैं उसी जाति का गांव क्या है बोला जाता है। जैसे हरियाणा के अंदर हम देखें तो जाटों के गाँव, अहीरों के गाँव, गुज्जरों के गाँव, ब्राह्मणों के गाँव, बनियों के गाँव इत्यादि। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पर किस जाति की जनसंख्या ज़्यादा है उसी के आधार पर क्या है उस गाँव को बोल देते हैं। उसके बाद में कोऑपरेशन, सहकारिता, ये कैसे प्रभावित करती है किसी भी प्रदेश के अंदर जो मानव बस्तियाँ बसती हैं। सहकारिता आंदोलन ने ग्रामीण बस्तियों के विकास में बड़ी सहायता की है। इससे कृषि पंक्ति में परिवर्तन आया और किसानों की जो आर्थिक दशा है क्या है उसमें सुधार आया, अच्छी हुई है आर्थिक दशा। अगर हम रूस और भारत की बात करें तो रूस और भारत में सहकारिता का महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत से क्षेत्रों में वर्षा कम होती है और वहाँ पर क्या सिंचाई की जरूरत पड़ती है। सिंचाई के साधनों को बड़े पैमाने पर एक किसान नहीं जुटा पाता, इसके लिए सहकारिता की आवश्यकता पड़ती है। इससे बड़ी अथवा सघन बस्तियों का विकास होता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि कोऑपरेशन जो है वो भी मानव बस्तियों के विकास में क्या है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसके बाद में हम और पढ़ते हैं इसके अंदर, आगे देखिए। प्रवास। मध्यकाल में यूरोप में जनसंख्या का दबाव बहुत बढ़ गया, तो बड़ी संख्या में यूरोपीय लोग उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में चले गए और वहाँ पर उन्होंने फार्म स्टैंड के रूप में प्रकीर्णन बस्तियों का विकास किया। परिकीर्ण या प्रसिद्ध बस्तियाँ जो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था उस प्रकार की क्या बस्तियों का वहाँ पर विकास हुआ। उसके बाद में है कॉलोनीज, उपनिवेश। ये क्या होते हैं देखिए। यूरोपीय जातियों ने प्रवास के साथ साथ अफ्रीका तथा एशिया के बहुत से भागों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। जैसे भारत में उपनिवेश रहा कभी ब्रिटेन का, कि भारत भी काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। इससे अन्य परिवर्तनों के साथ साथ ग्रामीण बस्तियाँ भी बसने लगी और पुरानी बस्तियों का विस्तार हुआ। यानी ये भी इसने भी क्या है प्रभावित करने वाला एक कारक है। उसके बाद में है सिक्योरिटी। राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या पड़ोसी समूह के उपद्रवी होने की स्थिति में गाँव को सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर बसाया जाता था। नाइजीरिया के खड़े इंसेलबर्ग अच्छी सुरक्षित स्थिति प्रदान करते हैं। भारत में अधिकतर दुर्ग ऊँचे स्थानों पर अथवा पहाड़ियों पर बने हुए हैं। जैसे हम देखते हैं राजस्थान के अंदर भी, हमारे देश के अंदर, कि बहुत सारे जो किले हैं बहुत ऊँचे ऊँचे स्थानों पर बसाए गए हैं। ये भी क्या है सिक्योरिटी के हिसाब से बसाए गए हैं। तो कहने का मतलब है कि मानवीय बसाव को सिक्योरिटी भी कहीं न कहीं प्रभावित करती है। इसके इन मानवीय कारकों के अतिरिक्त सामाजिक संगठन, सामाजिक उत्सव, धार्मिक प्रवृत्तियाँ, आर्थिक एवं सामाजिक निर्भरता जैसे कारक भी बस्तियों की लोकेशंस को प्रभावित करते हैं। लोकेशंस का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि बस्तियाँ कहाँ पर हैं, कि पर्वतीय भागों में कहाँ पर हैं, पठारों में कहाँ पर हैं, मैदानों में कहाँ पर हैं। यानी उसकी एक तरह से भौगोलिक स्थिति, जोग्राफिकल लोकेशंस, अक्षांश और देशांतरों के संदर्भ में भी हम समझ सकते हैं कि कोई बस्ती किस स्थान पर बसी हुई है।